नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ल्ड वार 1 के बारे में बताऊंगा और वर्ल्ड वार 2 के भी बारे में बताने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जान चुके थे कि ऑस्ट्रिया के राजा साइबेरिया घूमने के लिए गए, फिर वहाँ पे वो मारे गए। 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया के लोगों ने साइबेरिया पे अटैक किया, तो साइबेरिया को बचाने के लिए रशिया उतर गया और इन छोटी छोटी लड़ाइयों में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया। तो मेन पॉइंट आता है, रशिया कूदा क्यों उस लड़ाई में। तो उसकी एक छोटी सी कहानी है, तो हम लोग को समझते हैं। देखिए, मैप के अंदर रशिया इतना बड़ा है, ये इतना वाला भाग रशिया का ही है, पर चाइना का ये वाला भाग वो मंचूरिया कहलाता है। हम लोगों ने मंचूरियन खाया होगा, मंचूरियन एक जैसा है, याद करना इजी है। ये वाला पार्ट जापान का पार्ट, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट उसे चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके पास जो ये पानी था वो ठंड के समय में, ठंड के दिनों में सूख जाता था, बर्फ़ बन जाता था, जम जाता था। पर ये वाला पार्ट का पानी हमेशा एक समान रहता था, इसलिए उसे चाहिए था। तो उसने क्या किया, जापान पर अटैक किया। पूरी दुनिया हंसी जापान पे कि तुम इतने बड़े देश से लड़ रहे हो। पर एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि जापान जीत गया, रशिया हार गया। जापान जीत गया और रशिया हार गया। पूरे विश्व में रशिया की बदनामी हुई। ठीक है, तो उसके बाद रशिया के अंदर आया रशिया रिवॉल्यूशन 1, रूसी क्रांतिकारी 1। इसमें उनके राजा को जहाँ पे रहते थे उसे बोलते हैं कैरमलिन, और वो मॉस्को के अंदर है। उसके इर्द गिर्द लाखों लोगों ने घेर लिया, आए और राजा के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने गोली चलवाई, तलवार चलवाए, पर एट द एंड जब कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लोगों के सामने आए, माफ़ी मांगे। पर उन्होंने कहा कि मैं जापान की खोई हुई इज्जत को वापस ला दूंगा, और उन्होंने 3-4 ओथ लिए। उन्होंने उसके बाद बहुत सारे अच्छे काम किए, और रशिया ने जो कलंक था रशिया के ऊपर कि जापान से हार गया, इसको जीतने के लिए उसको ठीक करने के लिए उसने साइबेरिया वाले अटैक पर पार्ट किया। ठीक है, तो फिर वर्ल्ड वार इस तरीके से शुरू हो गया। तो फिर रशियन रिवॉल्यूशन 2, रूसी क्रांतिकारी 2, इसमें क्या हुआ, लोगों ने उनके खिलाफ गए, उनको बोला कि आप ऐसा मत करिए, आपको देश की क्या बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो वो बहुत हद तक नहीं माने। फिर रशिया का बहुत सारा नुकसान हुआ, और बड़े बड़े उद्योगपति वो भी घाटे में जाने लगे। जैसे वो घाटे में जाने लगे, तो उनके अंदर जितने भी लोग काम करते थे उनको निकालते गए, एक एक करके सबको निकालते गए। और जैसे जैसे सबको निकालना शुरू कर दिए, और उनके अंदर उनके ब्रेन को वॉश करने लगे कि ऐसा सिर्फ रशिया के किंग के वजह से हुआ है। बाद में वो जो क्रांतिकारी थे, वो बिजनेसमैन वो खुद जाके रशिया के राजा बन गए, पर वो देश के डेवलपमेंट में कुछ काम नहीं कर रहे थे, कुछ सहयोग नहीं कर रहे थे। बस जाके आराम से अपनी सत्ता पे बैठे हुए थे और अपने अकाउंट्स में पैसे डाल रहे थे। फिर रूसी क्रांति 3 हुआ, जिसमें व्लादिमीर लेनिन ने जब इसे समझा, तो उसने फिर ये क्रांति की, और उसका रिज़ल्ट बढ़िया था। ये व्लादिमीर लेनिन के भक्त के फॉलोवर थे भगत सिंह।
ठीक है। तो उस समय 1917 में रशिया आउट हो चुका था वर्ल्ड वार 1 से, पर प्रॉपर साइन किया था 3 मार्च 1918 में, और 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये लड़ाई चली थी वर्ल्ड वार 1। पर क्या यह अंत था या फिर वर्ल्ड वार की एक नई शुरुआत थी? ठीक। अब एक शब्द है गार्गल, इसका अर्थ है ग्रेट आर्म्स रेस्पिरेशन जर्मन टेरिटरी। तो ऐसे देखिए कि जर्मनी को पूरे विश्व में दोषी ठहराया गया, पूरे विश्व में दोषी ठहराया गया। उनकी आर्मी को कमज़ोर किया गया। उनकी आर्मी मात्र 1 लाख रुपए की बची, नेवी मात्र 15,000, और एयरफोर्स तो पूर्णतः ख़त्म हो चुका था। और ये जो आर्मी थी ये सिर्फ देश के अंदर रहकर ट्रैफिक का काम, चोरी चपाटी वाला करेंगे, बॉर्डर पे नहीं रहना था। उसके बाद सारा जुर्माना, क्षतिपूर्ति सारा का सारा जर्मनी को चुकाना था। और उनका ज़मीन पोलैंड को दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और उनके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। इन शॉर्ट जर्मनी तबाह हो गया, पूर्णतः तबाह हो गया। अब देखिए, उसकी आर्मी नहीं बची, उसके पास नेवी नहीं हुआ, एयरफोर्स नहीं बचा, और उसको सारे पैसे देने हैं, ठीक है, और उसकी ज़मीन भी चली गई। तो एक तरीके से वो पूर्णतः हार चुका था और उसकी बदनामी भी हुई। पर इसमें एक नाम उत्पन्न होता है एडोल्फ हिटलर का, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। और ये एडोल्फ हिटलर ही कारण बना वर्ल्ड वार 2 का, क्योंकि हम लोग इसकी स्टोरी पढ़ते हैं फिर जानते हैं कि यह क्यों कारण बना, इसका कारण क्या था। इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, और इसने एक बुक लिखी थी माई कैफ, जिसका अर्थ है मेरा स्ट्रगल। इसमें उसके नेशनलिज्म पूर्णतः झलकती है कि किस तरीके से उसके अंदर नेशनलिज्म है। उसने अपनी बुक में लिखा था क्लियरली कि मैं वर्साई की संधि को उखाड़ के फेंक दूंगा, जर्मनी सुपर पावर बनेगा, फ्रांस ख़त्म होगा। ये उसकी बुक में ये 3 बातें मुख्यतः लिखी गई थी, और लोगों को ये बात प्रभावित की कि इसके अंदर कितना नेशनलिज्म है, देश के प्रति प्रेम है। 1914 में वो जर्मनी गया एक अच्छे फ्यूचर के लिए। उसके ना माँ थी, ना उसके पिता थे। उसकी एक बहन थी जो कि खुद की अपनी बहन नहीं थी, सौतेली थी। उसका ना कोई भाई था, ना कोई दोस्त था। उसका सिर्फ कुछ था तो जर्मनी ही था। वो नाली के बगल में सोता था और लोगों के फ़ोटो बनाकर बेचा करता था, ठीक है। उसने वर्ल्ड वार 1 उसके लिए गुड लक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे आर्मी कम होने लगी, तो उस समय जो भी फिट लोग थे उनको आर्मी में ज्वाइन करवा दिया गया, क्योंकि आर्मी में सिर्फ लड़ना ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वर्ल्ड वार 1 उसके लिए इसलिए अच्छा रहा क्योंकि उसको एक प्रॉपर जॉब मिली, फर्स्ट। सेकंड, उसके जो नेशनलिज्म थे वो लोगों तक पहुँचे। वो ऑफिसर्स के सामने बोलते थे। ऑफिसर्स को ये बात इतनी ज़्यादा प्रभावित की, उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि आप एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जाने के बाद आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए, पहले स्पीच दिए बेसिकली। तो पहले दिन 10 लोग, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन लाख लोग, और ऐसे करते करते उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। वो उसका सोच हमेशा ज्यूज़ के खिलाफ था। ज्यूज़ का अर्थ है यहूदी, और यहूदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते थे। पर हिटलर की
के सोच के अनुसार, हिटलर के सोच के अनुसार ज्यूस के अगेंस्ट हैं, ज्यूस के खिलाफ थे, क्योंकि ज्यूस ने ही जर्मनी को बर्बाद कर रखा था। क्योंकि जितने भी सत्ता पे लोग थे, जितने भी पावर पे लोग थे, वो सारे के सारे ज्यूस थे। पर ज्यूस इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे एडवर्ड टेलर, उन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया, या फिर न्यूक्लियर बम का निर्माण फिर यहूदियों के द्वारा किया गया। शेयर मार्केट, शेयर बाजार, बैंक, ये सब ज्यूस के द्वारा किया गया। उसने अर्थात हिटलर ने नाज़ी पार्टी का खोज किया, और जब वो प्रॉपरली पावर में आ गया, या फिर जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई, तब वो द बियर हॉल ऑफ पोच में पहुंचा, और वहाँ पे जाके गया और यहूदी को सत्ता पे से, या फिर जो सत्ता पे थे उनको हटाने के लिए फोर्स किया। तो वहाँ पे आर्मी वाले आए, या फिर जो भी थे वो आए, और उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो हिटलर को अरेस्ट कर लेते, या फिर जो सत्ता पे थे। उसने हिटलर को अरेस्ट किया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो लोग तो मेरे घर वालों को, मुझे, सबको मार डालेंगे। तो कमांडर वहाँ पे डर गया। फिर उस नवंबर 1923 में ये काम हुआ था। उसके बाद उसे कोर्ट में लेकर गए। वहाँ पे जब उसने भाषण दिया तो जज उठकर ताली बजाने लगे। वहाँ पे जिन जिन लोगों के वो खिलाफ था, जिन जिन लोगों के खिलाफ उसने वो आंदोलन चलाया था, वो सब बैठे थे। राष्ट्रपति और चांसलर सब कोई थे, और उनके सामने बैठ के उसने जब ये भाषण दिया, क्यों वो ये काम को किया, तो जज ने क्लैप करना शुरू कर दिया। वो बातों का जादूगर था। इसलिए उन्होंने उसे मात्र 6 साल की सज़ा दी, जहाँ पर उसे फांसी होना चाहिए। उसे मात्र 6 साल की सज़ा दी, और प्रॉपरली अगर कहूँ तो 9 महीने की। उसके बाद इसकी बेल हो जाती। तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी 1933 को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन आया, अर्थात महामंदी, अर्थात पैसे की दिक्कत। अगर छोटे समय के लिए दिक्कत है तो रिक्रेशन कह सकते हैं। जैसे मंदी चल रहा है, दुकान मंदा चल रहा है, आपने सुना होगा, तो ये 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक हो सकता है। पर यह बहुत लंबे समय तक होता है। उस समय से लेकर आज तक ऐसी मंदी नहीं हुई थी, महामंदी। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका ही है, इसने कुछ सामान बनाया, मान लीजिए उस सामान का नाम है XY। उसको कोई कंट्री चाहिए जो कि इस सामान को खरीदे। उसने बेचा ये है यूरोप को। यूरोप को जब उसने बेचा तो उसके पास यूरोप को एक्सपोर्ट किया। पर यूरोप के अंदर जब लड़ाई हुई, पैसे कम हो गए, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, तो क्या वो इस सामान को खरीदेंगे? नहीं, वो इस सामान को नहीं खरीदेंगे। इसलिए इनका भी लॉस हुआ, और ये जिनको सामान दे रहे हैं उनका भी, वो जिनसे इंपोर्ट कर रहे हैं उनको भी लॉस हुआ, क्योंकि इनका सामान एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इनका इंपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जगह पे ये पूरा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और फिर कहीं पर भी काम गड़बड़ हो जाता है, और कहीं पर भी पैसे नहीं आते हैं। तो यही हुआ इस महामंदी में। तो जैसे अगर पब्लिक की परचेजिंग पावर प्लस में होगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, प्लस होगा। इंडस्ट्री में लोग बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियाँ बढ़ेगी, अर्थात सब कुछ प्लस में होगा। एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे, अर्थात प्लस में। बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा, प्लस प्लस, यानी सब कुछ आगे बढ़ता चला गया। लोग ज़्यादा काम करेंगे, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्लस है। और उसके बाद फिर और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे देश डेवलप होगा। पर वहीं अगर सब कुछ अपोजिट हो जाए, जैसे परचेजिंग पावर घट जाए,
एक्सपोर्ट घट जाए, इंडस्ट्री घट जाए, एम्प्लॉय घट जाए, बैंक घट जाए, लोग घट जाए, पब्लिक की परचेजिंग पावर घट जाए तो देश की ग्रोथ भी घट जाएगी, देश की ग्रोथ भी घट जाएगी। पर एक सवाल उठता है, हिटलर के अंदर यह नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है, पर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन क्यों नहीं आया, उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा इस महामंदी का कोई भी असर क्यों नहीं पड़ा हिटलर के ऊपर, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।